सभी पानीपत वासियों को नव वर्ष की, आने वाला त्यौहार लोहड़ी की, मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। और आने वाली 22 तारीख को जैसे कि रामलला जी हमारे अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं, सभी से अपील करना चाहूँगा कि उस दिन आप इसको दिवाली की तरह इसको मनाएं। जैसे हम दिवाली पे त्यौहार को मनाते हैं दिए जला के, आतिशबाजी करके, सभी नगरवासियों से प्रार्थना करूँगा कि उस दिन घर में दिए जलाएं और इसको दिवाली की तरह त्यौहार को मनाएं। धन्यवाद। आपने अपने भाषण में जो भी कहा ये तो हर पार्टी कहती है जब तक वो सत्ता में नहीं आ जाती। उसके बाद का क्या? उसके बाद का आपको एक बड़ा सीधा सा उदाहरण देता हूँ। हमारी पार्टी हर पार्टी की तरह नहीं है। मैं आपको इतना सही कहूँगा, आप तथ्य उठा के देखें। जितनी बात मैंने कही है आंकड़ों पर कही है। जब रोज़गार की बात करता हूँ और ये कहता हूँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने युवाओं को रोज़गार दिया है तो दिया है। जब मैं बात करता हूँ अपनी बात पूरी करने का तो हम उदाहरण नहीं देते। हमारे नेता चौधरी अभय सिंह जी वो नेता है जो अपनी हर कही हुई बात को पूरा करते हैं। जैसे जैसे अब जनसंख्या बढ़ रही है तो उस हिसाब से हो सकता है कि रोज़गार उतना ना दिया जा सके, तो ये भी तो हो सकता है कि हम जो वादे करते हैं वो पूरे ना हो सके और हम खाली बोल देते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि बोलती तो हर सरकार है, प्रदेश की भी बोलती है, वो नेशनल लेवल पे भी जितने भी नेता हैं वो सब बोलते हैं। तो आप ये बहाने पता है कौन मारता है? जिसके काम करने की नीयत ना हो। हरियाणा प्रदेश अगर रोज़गार के मामले में अव्वल नंबर पे था तो उस समय कौन सा हरियाणा प्रदेश की आबादी इतनी ज़्यादा थी जो पूरे भारत से ज़्यादा हो? अगर हरियाणा की आबादी बड़ी है तो सारे भारत की बड़ी है, आप ये मानोगे? तो यानी अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोज़गारी बड़ी है और बाकी प्रदेशों के अंदर बेरोज़गारी घटी है तो कहीं ना कहीं तो सरकार की कमी रही है। ये आंकड़े सब अपने आप में बात करते हैं। मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, ये जो बहाने मारते हैं ये वो लोग मारते हैं जो रोज़गार नहीं दे सकते। जैसे कि मैंने कहा, हमने पहले भी रोज़गार देने का काम करा है। रोज़गार देने के लिए रोज़गार के अवसर प्राप्त किए जाते हैं, स्कूल्स को बढ़ाया जाता है। हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने गाँवों के अंदर ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर आज गणित के टीचर नहीं हैं, जहाँ पर आज साइंस के टीचर नहीं हैं, जहाँ पर इंग्लिश के टीचर नहीं है, हिंदी के टीचर नहीं है। टीचर कौन से हैं? पीएड के टीचर हैं, संस्कृत के टीचर हैं। आप मेरे को इतना बताइए कि आप संस्कृत बोलते हैं? नहीं। मैं बोलता हूँ? नहीं। फिर क्या करेंगे पढ़ के? अभी आप साइंस पढ़ाइए, आप मैथ्स पढ़ाइए, क्यों नहीं आपका जो बच्चा है वो आगे बढ़ेगा? क्यों नहीं वो अपने आप रोज़गार लेके आएगा? आप रोज़गार के अवसर तो दीजिए, आप मौके तो दीजिए। संस्कृत की बात पे मैं कहता हूँ, जैसे अब बीजेपी है वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाती है, बढ़ाने का एक कार्य कर रही है, तो संस्कृत को पीछे करना क्या सनातन धर्म को कहीं इग्नोर करने वाली बात तो नहीं होगी? मैं इतनी सी बात आपसे पूछता हूँ, आप बोलते हो संस्कृत? नहीं। मैं बोलता हूँ? नहीं। हम संस्कृत में बात कर रहे हैं, मैंने भाषण संस्कृत में दिया है। नहीं। तो फिर क्या करोगे संस्कृत का? हमारे दादा हैं पंडित जी, हमारे जितने हमारे बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनकी ट्रांसलेशन भी हिंदी में हो चुकी है। अगर इतना पसंद है संस्कृत तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी छोड़ो, संस्कृत बना दो, हम बोल लेंगे। अगर चाहता है कोई कि बड़े भाषा को धर्म के साथ ना जोड़िए, तमिलनाडु के अंदर लोग तमिल बोलते हैं, वो क्या हिंदू नहीं है? हरियाणा के अंदर लोग देशवाड़ी भी बोलते हैं, बागड़ी बोलते हैं, क्या हिंदू नहीं है? राजस्थान के अंदर मारवाड़ी बोलते हैं, क्या हिंदू नहीं है? तो आपकी अगर सरकार आ जाती है तो प्राथमिकता किस आप चीज़ को देना चाहेंगे? हम प्राथमिकता हेल्थ केयर को देंगे, हम प्राथमिकता शिक्षा को देंगे, हम प्राथमिकता रोज़गार को देंगे, हम प्राथमिकता किसान को और मजदूर को देंगे। कहा जाता है कि अगर ये सरकार आ जाती है तो गुंडागर्दी को भी प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा सच है क्या? किसने कहा? ये सुनने को मिलता है समाज में। कोई ना कोई तो बोलेगा ना आपको। हाँ जी। कौन बोल रहा है बताओ? समाज के लोग। कौन समाज के लोग? कहीं करा होगा इंटरव्यू, किसी शहर में करा होगा, किसी गली में करा होगा। नेता भी कहते हैं। कौन नेता कहते हैं बताइए? मैं नहीं, मैं नाम नहीं। क्यों खैर, नाम लेंगे? समाज के जो नॉर्मल लोग हैं, हम बात भी करते हैं तो उनसे भी सुनने को मिलता है कि मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मैं यही तो बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? ये वो लोग बोल रहे हैं जो विरोधी है। विरोधियों का काम सिर्फ और सिर्फ निंदा करना होता है। आप विरोधियों की बात पर ना जाइए, आप आम जनता से मिलिए। आओ, आपको ऐलाहाबाद लेके चलता हूँ। चौधरी अभय सिंह जी वहाँ के विधायक हैं, वहाँ के लोगों से पूछो गुंडागर्दी बड़ी है या चौधरी अभय सिंह जी ने गुंडागर्दी खत्म करने का काम शिक्षा पे अगर मैं बात करूं, आपकी सरकार अगर आती है तो शिक्षा को क्या, अगर आप अपने वादे पर नहीं पूरे उतरे तो एक्सेप्ट करेंगे कि आपने जो भी भाषण दिए वो आप पूरे नहीं कर सके? मैं क्या बोल रहा हूँ, बहाना वो मारता है जो पूरा नहीं कर सकता। मैं बहाना मार ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ पिता के देखो, और ये देखने की भी जरूरत नहीं है, हम पिताए हुए लोग हैं। जैसे कि मैंने कहा, हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा शिक्षा देने का काम, सबसे ज़्यादा रोज़गार देने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया है।
और इस चीज़ को ना तो आप बदल सकते हो, ना मैं बदल सकता हूँ, ना विरोधी बदल सकता। आंकड़े अपने आप कहते हैं। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत। दीदी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही साथ आज मैं आप सभी के बीच एक बड़ी अहम कारण से आया हूं। आने वाली 21 तारीख का एक न्योता आप सभी के बीच में लेके आया हूं, क्योंकि आने वाली 21 तारीख को जखोली चौक में, कैथल में, अनाज मंडी में प्रदेश के युवा साथियों का सम्मेलन रखा गया है, युवा न्याय सम्मेलन रखा गया है। और ये जो सम्मेलन रखा गया, इसके पीछे एक बड़ा ही अहम कारण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वर्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हरियाणा परिवर्तन यात्रा के तहत हरियाणा के 22 जिलों में गए। हम 4000 से ज्यादा 16 जिलों में मुझे भी मौका मिला चौधरी अभय सिंह जी के साथ रहने। हम अलग अलग हलकों में जाने का मौका मिलेगा, पूरे हरियाणा प्रदेश में मेरे को जाने का मौका मिला। और मैंने एक चीज देखी थी, हर जगह पिछले 1 साल के अंदर कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा हल्का नहीं जहां पर कोई ना कोई कहीं ना कहीं लोग धरने पर ना बैठे हो, कहीं आंदोलन ना कर रहे। आप एक चीज देखो, पिछले 4 साल में कोई चीज रही ना रही, कोरोना आया, कोरोना गया, ये सरकार भी चले जाएगी, सब कुछ चले जाएगा, लेकिन पिछले 5 साल में आपने मेरे एक चीज नहीं बदली। पिछले 5 साल में हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसा दिन नहीं गया जब आंदोलन ना चल रहा। कभी किसानों का चला तो हमारे, कभी अग्निवीर युवा साथियों का चला, आंगनवाड़ी में की महिलाओं का चला, सरकारी कर्मचारियों का चला, रोडवेज के ड्राइवरों का चला। मतलब पिछले 5 साल में ये प्रदेश की सरकार एक ऐसा दिन नहीं गिना सकती जब कोई आंदोलन ना चला। और इन आंदोलनों के पीछे सबसे बड़ा जो एक कारण था, और इन आंदोलनों को चलाने में भी सबसे बड़े अगर किसी की भागीदारी थी तो हमारे प्रदेश की युवा की भागीदारी थी। और उसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि मूल रूप से सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का इस पिछले 5 साल में हुआ तो हमारे प्रदेश के युवा का हुआ। पिछले 5 साल में कोई ऐसा साल नहीं गया जब पेपर लीक ना हो या पेपर कैंसिल ना हो। पिछले 5 साल में कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा, कोई ऐसा साल नहीं गया होगा जब कभी ढंग से कोई भर्ती भी हुई हो। और उसका नुकसान हमें क्या झेलना पड़ रहा है? आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 38% बेरोजगारी। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर पूरे भारत देश में कहीं पर है तो वो हरियाणा प्रदेश के अंदर है। और उसका सबसे बड़ा कारण है सरकार की नीतियां। आप एक चीज देखो, चुनाव आए थे, जब 2019 के चुनाव आए थे तब ये मौजूदा बीजेपी भी ने बड़ी रोजगार की बातें करी। और फिर एक मेरा भाई था, वो तो 10वां कब सरकार गया कि 75% आरक्षण दूंगा, कहता था नहीं कहता था। आप अपना मोहल्ला छोड़ो, गांव छोड़ो, शहर छोड़ो, जिला छोड़ो, मैंने सारे हरियाणा में 75 बालक बता दो जो लगे होंगे। पिछले 5 साल में ये 75 बालक ना लगा सके। इन्होंने वादे करे थे हरियाणा की युवा को हम रोजगार देंगे। पिछले 3-4 दिन में इन्हें हरियाणा की युवा के सारे छीनने का काम किया। इन्होंने हरियाणा का डोमिसाइल खत्म करने का काम किया। आज कोई भी रोजगार लेने के लिए कोई भी बाहर का आदमी आके हरियाणा के अंदर अपना रोजगार ले सकता है। आपके पेपरों के अंदर, सरकारी पेपरों में 20 मार्क्स लगे करते थे हरियाणा की जीके के, यानी जिसको हरियाणा का ज्ञान होगा वही वो 20 नंबर ले सके था। इन्होंने ये जीके वाले सारे नंबर खत्म करने का काम कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि भाई भारत का हर नागरिक समान नहीं है, लेकिन भारत के हर प्रदेश की संस्कृति अलग है। आप आज पानीपत में बैठे हैं, यहां से 100 किलोमीटर भी ना जाओ आगे, रोहतक टपले हो तो ही बोली कौन मिला अपनी। हमारे साथ लगते जो प्रदेश है, हमारे साथ लगता पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हिमाचल है, दिल्ली है, बताओ कौन से के साथ हमारी संस्कृति बिल्कुल मिलती। हम ये नहीं कहते कि हम कोई अलग है भारत से, हम है भारत का हिस्सा, लेकिन कहीं ना कहीं तो उन लड़कों को मौका मिलना चाहिए ना जो हरियाणा के बारे में समझ भी रखते, यहाँ की संस्कृति के बारे में समझ रखते हो, यहाँ के समाज के बारे में समझ रखते हो। आप जिस दिन ये डोमिसाइल खत्म कर दोगे
उस दिन समझो आपने हरियाणा के बच्चों के पेट पर लात मारने का काम करा है। क्योंकि ऐसे प्रदेश हैं जहां पर आबादी बहुत है। दिल्ली जैसा प्रदेश ले लो, अब दिल्ली जैसे प्रदेश के युवा अगर हरियाणा में आके रोजगार लेंगे, भाई है वो ज्यादा पढ़े लिखे, उनके पास स्कूल ज्यादा अच्छे हैं, क्या करें? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारा जाना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ सीईटी में ग्रुप डी के जो पेपर होते थे, पिछले कई साल में 1 लाख बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं। आज तक उन्हें 1 लाख बच्चों को रोजगार नहीं दिया इस सरकार। और मुख्यमंत्री साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि भी हम 2 लाख को और देंगे। अरे तो हमें 1 लाख में नहीं दे सके, अभी तक वो क्वालिफाई करे बैठे। आप इन 2 लाख बेचारे बच्चों के पेपर का क्या करोगे? और जब इनके पेपर हुए सीईटी के ग्रुप डी के, तो पहले तो कहते हैं 21 वाला पेपर ज्यादा मुश्किल था, 22 वाले पेपर में 8 नंबर काट दिए सबको। और फिर उसके बाद कहते हैं कि जी ये जो बच्चे हैं ये अभी लग नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मामला कोर्ट में। फिर तुमने रिजल्ट क्यों जारी करा? ये दिन प्रतिदिन इन्होंने केवल और केवल हमारे प्रदेश के युवा को धोखा देने का काम करे, उनको तंग करने का काम करे। हरियाणा में कहा जाता था भाई इंडस्ट्रियों की कमी नहीं है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री, क्योंकि हम 3 तरफ से दिल्ली को घेरते हैं, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री उत्तरी भारत में हरियाणा के अंदर होया करती थी। भारत का सबसे पहला आईएमटी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाया था मानेसर के अंदर। इस बात को 20 साल हो लिए, 20 साल हो लिए इस बात को। उसके बाद से एक आईएमटी और नहीं बना इस प्रदेश के अंदर। ये इस सरकार ने हमारे साथ करने का काम किया। मैं चौधरी करण सिंह जी, जब हमारी युवा की कार्यकारिणी नियुक्त हुई, हम सब चौधरी अभय सिंह जी से मिले। हमने ये तमाम बातें उनके आगे रखी, उनके साथ चर्चा करी हमने कई देर। तो इस फैसले पर आए कि भाई प्रदेश के युवा को एकजुट करना बहुत जरूरी है आज की, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो केवल कोई आज की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई आगे के आने वाले के भविष्य की लड़ाई है। आज जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, जितने सीनियर बैठे हैं, जैसे कि देवी दिनकाई को उम्र की वजह से नहीं कहा जाता, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने संघर्ष करा। जननायक चौधरी देवीलाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चले, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चले, चौधरी अभय सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चले। और इसका परिणाम क्या मिला? परिणाम ये मिला कि एक ऐसा राज बना जिसको आज भी हरियाणा प्रदेश के लोग याद करते हैं। हम 2000 से 2005 का उस समय याद करते हैं, क्योंकि अगर हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा कभी भर्तियां हुई थी तो उस समय में हुई थी। सबसे ज्यादा पुलिस की भर्तियां, सबसे ज्यादा रोडवेज की भर्तियां, सबसे ज्यादा टीचरों की भर्तियां, सबसे ज्यादा क्लरिकल भर्तियां, सबसे ज्यादा भर्तियां हरियाणा के इतिहास में कभी हुई है तो 2000 से 2005 के बीच में हुई है। हम उस राज को तो याद करते हैं, पर हम ये बात कई बार भूल जाते हैं। वो राज आया कैसे था? वो आया था हमारे जो बड़े हैं उनके संघर्ष की वजह से। और ऐसा उन्होंने संघर्ष करा कि आने वाली जो पीढ़ी, क्योंकि जो उस समय 20-20 साल के होते थे, 40 के लिए, वो 20 साल में उनको रोजगार नहीं मिला, लेकिन उनके बुजुर्गों ने उनको इतना सक्षम कर दिया कि वो आने वाले अपनी पीढ़ियों को संभाल सके। लेकिन 20 साल का क्या बहुत बड़ा होता है। इस प्रकार से अगर ये सरकार चलती रही तो हमारे जो आने वाला भविष्य है वो खतरे में आ जाएगा। आज कितने सैकड़ों बच्चे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, 18, 19, 20, 21 साल के, एमए कर रहे हैं, डबल एमए कर रहे हैं, तरह तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आज उनके लिए रोजगार ही नहीं। और जब आप बच्चों को रोजगार नहीं दोगे तो बच्चे क्या करेंगे? कहीं तो जाएंगे। कितने पिछले 5 साल में लाखों ऐसे बच्चे हैं, लाखों ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपना जमीन जायदाद सब बेच दिया, गहने बेच दिए बच्चे को बाहर भेजने के लिए। 30-30, 40-40, 50-50 लाख एजेंट को देके बेचते थे। लेकिन कितनी बार ऐसे हुआ है कि उनके साथ धोखा हुआ। कई बार कोई एजेंट उनके पैसे खा गया, कई बार डंकी ट्रेल में जाते जाते किसी युवा की मौत होगी, परिवार 3-3 महीने तक तड़पता रहा कि भाई हमारा लड़का कब आएगा, लड़का कब आएगा। 3 महीने बाद खबर आती है कि जी आपका लड़का नहीं रहा। उसकी बॉडी यार्ड में 3-4 महीने और लग जाते हैं। ये समय एक परिवार के लिए इतना खतरनाक हो जाता है, कहने की बात है, लेकिन मैंने देखे उन लोगों को बेचारे रोज मरते। इतने आज हमारे प्रदेश के बुरे हालात हो गए। और जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि मुख्यमंत्री साहब ऐसी चीजें हो रही आपके प्रदेश में, आपकी सरकार ने क्या करा,
तो कहता है हमने ओवरसीज डिपार्टमेंट बनाया है, कई प्रदेशों के अंदर मजदूरों की बड़ी जरूरत है, आप यहाँ पर अप्लाई करो, हम 3000 मजदूरों को बाहर भेजने का काम करेंगे। अरे एक चीज बताओ मुख्यमंत्री साहब, जो लड़के एमए कर रहे हैं, डबल एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, ये मजदूरी करने के लिए बैठे हैं। आज आपके प्रदेश में आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि इनको कोई ढंग का रोजगार दे इसको। क्या आज आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री ला सको? आज उठा उठा के हर चीज सरकार ने प्राइवेट करने का काम करा है, गुजरात में भेजने का काम करा है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको धमकाया जाता है कि भी अपना दफ्तर गुजरात में खोल लो वरना तुम्हें काम नहीं करने देंगे। जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उनको धमकाया जाता है कि अपनी फैक्ट्री यूपी में लगा लो वरना तुम्हें यहां काम नहीं करने देंगे। आज परिणाम यह है, गुजरात जैसा प्रदेश जो इतना बड़ा प्रदेश है, केवल मात्र 2% बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जिसके अंदर 80 लोकसभा की सीट आती है, केवल मात्र 3% बेरोजगारी है। और हरियाणा प्रदेश जो एक समय में बेरोजगारी में सबसे आगे होता था, उसे रोजगार के अंदर जो प्रदेश सबसे आगे होता था, आज वो बेरोजगारी में सबसे आगे हो गया। 38% हमारी बेरोजगारी बन गई। ये परिणाम मिला है इन सरकारों का हमें। जब हमने ये तमाम बातें चौधरी अभय सिंह जी के आगे रखी, उन्होंने एक चीज कही, ये तो आप सभी को पता है, हरियाणा परिवर्तन यात्रा में चौधरी अभय सिंह जी का करा गया एक वादा है कि जिस दिन आपका राज बनेगा, हरियाणा के हर परिवार के अंदर हम एक पढ़े लिखे नौजवान काबिल युवा साथी को हम रोजगार देने का काम करेंगे। और यदि उसे रोजगार ना दे सके, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, उसको 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम। जब ये बात चौधरी अभय सिंह जी ने कही, बहुत सारे पत्रकार हैं, उन्होंने पूछा जी आप 21,000 कैसे दोगे? तो उन्होंने एक बड़े विस्तार से बात समझाई कि जब 2000 से 2005 के बीच में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उस समय 11,000 बेरोजगारी भत्ता दे सकते थे। जिस समय हरियाणा प्रदेश का बजट 17,000 करोड़ होया करता था, अरे आज तो हरियाणा का बजट 3 लाख करोड़ हो लिया। क्या आज हम 21,000 नहीं दे सकते? क्या हम एक परिवार को बनने में, आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकते? जिस परिवार ने इस प्रदेश के लिए बलिदान देने का काम करा, हम बिल्कुल कर सकते। और उसी प्रकार एक बात और चौधरी अभय सिंह जी ने कही, ये जो लगातार आपके पेपर कैंसिल होते हैं, रिजल्ट डिले होते हैं, भर्तियां नहीं होती, इसके भी एक बार जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। हर साल प्रदेश के अंदर कई सैकड़ों हजारों सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं। जिसकी 60 साल की उम्र हो जाए, सरकारी लगभग सारे रिटायर होते नहीं होते। कर्मचारी भी रिटायर होंगे, क्लरिकल भी होंगे, टीचर भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, पुलिस वाले भी होंगे। हर साल कई सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं। क्यों ना एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि साल में 2 बार आपके भर्ती के पेपर हो और हर साल 2 बार आपकी भर्ती। जनवरी से लेके जून तक जितने भी कर्मचारी रिटायर हो, उनकी भर्ती जुलाई में करी जाए। और जुलाई से लेके दिसंबर तक जितने भी सरकारी कर्मचारी रिटायर हो, उनके बदले के क्यों ना अगली जनवरी के अंदर भर्ती करी जाए। इस तरह की पॉलिसी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सोची। और भी कई तमाम बातें चौधरी अभय सिंह जी ने सोची है। विस्तार में वो आपसे बात करेंगे। चौधरी करण सिंह जी आप सभी से बात करेंगे। मेरी तो आज आप सभी से एक गुजारिश है, जिस प्रकार आप आज सभी यहाँ पहुंचने का काम कराया आपने, उसी प्रकार मेरी आपसे गुजारिश है, आने वाली 21 तारीख को आप सभी भी कैथल पहुंचने का काम करें। आज प्रदेश का भविष्य और किसी के हाथ में नहीं है, हमारे प्रदेश के युवा के हाथ में। हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद है जी।